देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जोरों पर। तैयारी को लेकर सीएम सलाहकार समूह की मीटिंग लेंगे सीएम धामी। दिसंबर में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। आज कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार करेंगे नॉमिनेशन। नामांकन के बाद होगी कांग्रेस की जनसभा। भूदसाव से जाखन गांव पूरी तरह से जमींदोज। पहाड़ के साथ ही दरक गया पूरा गांव। युद्ध स्तर पर गांव में राहत और बचाव कार्य जारी। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बद्रीनाथ हाईवे छोटे वाहनों के लिए खुला। तीर्थयात्रियों और प्रशासन ने ली राहत के साथ। 15 अगस्त को भनेर पानी में हाईवे हुआ था वॉश आउट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की और देहरादून से आपको बताते हैं वहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी अब जोरों पर है। तैयारी को लेकर सीएम सलाहकार समूह की मीटिंग अब सीएम धामी लेने वाले हैं। आपको बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो है प्रस्तावित की गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू सहित कई अधिकारी अब इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जोरों पर है। तैयारी को लेकर सीएम सलाहकार समूह की मीटिंग अब सीएम धामी लेने वाले हैं। आपको बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है और इसको लेकर अहम बैठक अब होने वाली है। मुख्य सचिव एसएस संधू सहित कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं तैयारी को लेकर समीक्षा इस बैठक के माध्यम से आज की जाएगी और इसी कड़ी में अब सलाहकार समूह की मीटिंग सीएम धामी लेने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी हो, इसको लेकर निर्देशित तमाम अधिकारियों को किया जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है क्या कुछ तैयारियां की गई है अब तक। और देखा जाए तो काफी गौरव वाला विषय हो जाता है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि अब प्रस्तावित है उत्तराखंड में। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि अब हाल ही में होने वाली है, दिसंबर में प्रस्तावित है, तैयारियां जोरों पर और आज मीटिंग भी इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होना है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर के आज एक मीटिंग भी जो है यहाँ पर सचिवालय में आयोजित की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो निवेशकों को लेकर के किस तरीके से जो है आगे की रणनीति इसमें रहने वाली है और क्या कुछ इसमें विशेष रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने जो है पहले भी यहाँ 2018 में इन्वेस्टर समिट किया था, जिसको बाद जो है यहाँ पर जो युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर थे वो भी यहाँ पर काफी बढ़ोतरी के साथ देखने को मिले थे। वहीं इसके चलते अब जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है यहाँ पर नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित होना है, उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने की भी जो चर्चाएं हैं वो भी यहाँ पर चल रही है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मीटिंग यहाँ पर होगी, इसके बाद में प्रेस ब्रीफ का जो समय है वो भी यहाँ पर रखा गया है। दोपहर बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग होगी। क्या कुछ उसमें जानकारी है वो सब जो है मुख्य सचिव जो यहाँ पर एसएस संधू हैं वो साझा करेंगे। जी बिल्कुल, अब इन्हें देखा जाए तो मुख्य सचिव एसएस संधू इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। देखा जाए तो गहनता से चर्चा होगी इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर। तो क्या कुछ लगता है अहम निर्देश भी इस बैठक में दिए जा सकते हैं और इसी के साथ क्या फीडबैक भी लिया जा सकता है कि किन किन तैयारियों को अभी पूरा कर लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो बैठक यहाँ पर आज होने जा रही है, इससे पहले भी जो है 2 से 3 बार जो है ये बैठकें यहाँ पर हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर जो है यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में जो निवेश की वाली जो यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें देश विदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। साथ ही साथ
युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर जो है रोजगार का यहाँ पर जो है उस दौरान बन जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो जो यहाँ पर इन्वेस्टर समिट जो होना है, इसमें मसूरी की बात की जाए या फिर रामपुर की बात की जाए, वहाँ पर भी जो है कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि दो बड़े जो रोड शो हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत जो है किए जाने हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर में जो है 6 रोड शो जो है यहाँ पर किए जाने हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तैयारियां जोरों पर है विनय। देखने वाली बात होगी क्या कुछ मीटिंग में और भी निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। जहां भाजपा प्रत्याशी दिवंगत चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास ने नामांकन करके चुनाव ताल ठोक दिखे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी का कैंडिडेट विजय हासिल करेगा। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सभी नेता बागेश्वर में लोगों के बीच जाकर भाजपा की हकीकत बताएंगे। निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी और हमारे कैंडिडेट वहां पर विजय हासिल करेंगे। हम सब लोग वहां जाएंगे, इस प्रदेश की सरकार की हकीकत बताएंगे। और एक उदाहरण नहीं है, जिस प्रकार मैंने अभी जिक्र किया, ये सरकार गुजरात से आए हुए ठेकेदारों की हितैषी है, अपने नागरिकों की हितैषी नहीं है। इस प्रकार के कई तमाम वाक़े वहाँ भी हैं। आज पूरे पहाड़ में जो बड़े बड़े काम हैं किसको मिले हुए? सब गुजरात के ठेकेदारों को मिले हुए। तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ की जनता को भी बताएंगे और निश्चित रूप में हमें विश्वास है कि हमारे लोग, जो वहाँ बागेश्वर की जनता है, वो जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। हम उन्हें समझाएंगे कि किस प्रकार 5 किलो राशन फ्री देके, 10 किलो राशन फ्री देके तमाम चीज़ों को महंगा कर दिया गया। गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर की कीमत इतनी महंगी कर दी गई कि आपको उस बढ़ी हुई कीमत में 10 किलो राशन फ्री का मिल जाए। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य का दूसरा चरण प्रगति पर है। ऐसे में इससे प्रभावित व्यापारियों पुरोहितों के लिए विस्थापन नीति घोषित करने की मांग उठने लगी है। सरकार से पुनर्वास की मांग की जा रही है। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान कर सरकार का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की। वहीं अशोक टोडरिया ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हालांकि तीर्थयात्रियों की परेशानियों को देखते हुए बाद में बाजार भी खोल दिए गए। हमारा जो है, जो आज ये विरोध प्रदर्शन है, बाजार बंदी है, उस पर यह है कि व्यापारियों का शोषण और यहाँ पर समाज का शोषण हो रहा है और विस्थापन नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो विस्थापन नीति के खिलाफ है कि किस ढंग से ये आगे व्यवस्था करेंगे और जो आज व्यापारी बेघर हुए हैं या यहाँ के घर वाले बेघर हुए हैं, उनको आगे विस्थापन किस ढंग से करेंगे, क्योंकि विस्थापन नीति किसी भी ढंग से यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही है। न कोई मुआवजे की बात हो रही है, न कोई जो है क्लियर कट हिसाब यहाँ पे आ रहा है। और हम चाह रहे को सक्षम अधिकारी यहाँ पर आए जो रिटर्न में इस बात को करे कि विस्थापन नीति ऐसी है, इस ढंग से है। आज तो चलो हमारा काम चल जाएगा, अगले साल से कैसे काम चलाएंगे? अगर इस तरह से पूरा टूट गया, नदी उफान पे है, बाजार कटानों पे लग रहा है, मकानें ध्वस्त हो रही है और व्यवस्था कहीं पे है नहीं। तो व्यवस्थाओं के लिए विस्थापन नीति स्पष्ट करने के लिए ये आज बंद का आह्वान। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चंपावत जिले में ऑपरेशन क्रेकडाउन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पाटी थाना पुलिस ने एसओ देवनाथ गोसाई के नेतृत्व में ढोली गांव तिराहे पर चेकिंग के दौरान 1 किलो अवैध चरस के साथ 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसओ गोस्वामी ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ हल्द्वानी रोड में ढोली गांव तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 युवकों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके बैग में से 1 किलो चरस बरामद की गई। फिलहाल दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेले की तैयारी हेतु देवीधुरा में पार्किंग व्यवस्था देखने गया था। हमें जो है एक मोटरसाइकिल यूके 06T 7388 जिसमें जो है 2 लड़के सवार थे, एक कनबाड़ पार्टी देवीधुरा का तथा दूसरा क्योलड़िया बरेली उत्तर प्रदेश का लड़का जो है मिले, जिनके पास से 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई। उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जर्मन पार्लियामेंट से आए प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। वहीं कहा कि जर्मन ऑर्गेनिक और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में काफी आगे है, इसलिए जर्मन प्रतिनिधियों से जैविक और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश
किए जाने को लेकर चर्चा हुई ताकि कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड को विश्व स्तरीय अग्रणी राज्य बनाया जा सके। जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके स्पोक्समैन फॉरेन पॉलिसी मिस्टर जनरल हर्ट के नेतृत्व में मुझसे मिला और कई विषयों पर उनसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के औद्योगिक संबंध कैसे बढ़ाए जाएं और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, कैसे उनका सहयोग लिया जाए और उत्तराखंड को कैसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में। इन सब विषयों पर उनसे विस्तार से बातचीत हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पंडा पुरोहित लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया। बताया कि 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। ऐसे में व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। मास्टर प्लान संघर्ष समिति आमरण अनशन पर बैठी है। आज धर्मनगरी में काम करने वाले लोगों को धर्मनगरी में से अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ में आप रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पुनर्निर्माण का काम कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वहाँ के हकूकधारी थे, जो बरसों से वहाँ पर व्यापार करके छोटी मोटी दुकान करके अपने पेट का पालन कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, आज उनको उजाड़ कर सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि ये सरकार धर्म विरुद्ध काम कर रही है। श्री बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है और उनके सपनों को कुचलने का काम किया है। उत्तराखंड सरकार करीब 1 दर्जन अधिकारियों की जांच विजिलेंस करवा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस को मिली शिकायत पर यह जांच हो रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस के डायरेक्टर वी मुरुगेश्वर ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विजिलेंस ने जांचों की स्टेटस रिपोर्ट देखी और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान डायरेक्टर विजिलेंस वी मुरुगेश्वर ने बताया कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच कर रही है जिनकी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस का काम सबूत को इकट्ठा करना है। जी, उत्तराखंड के निर्देश है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त से चलते एक 1064 एक हेल्पलाइन भी प्रारंभ किए हुए हैं। उस हेल्पलाइन में हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं, उस पर हम काम करते हैं। उसके बाद जो उस पे बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आता है उस बेस में हम शासन की अनुमति के बाद FIR भी होता है, पुलिस जांच भी होता है। इंक्वायरी अभी चल रही है, प्रारंभ हो रखे हैं हमारे, तो उसको भी हम लीगल एंड तक लेके जाए। 10-11 अधिकारियों उसका आया हुआ है। कुछ एक पुलिस जांच भी है। पुलिस जांच में उनको थोड़ा एक मौका दिया जाता है कि अपना बात बताने के लिए, बट अदरवाइज हमारे इस पे जोर से कार्रवाई चल रही है और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनको भी हमने आज गाइडेंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिए। तो और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मुकाम है उसमें जल्दी पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली जिले के बंदपट्टी, मायापुर, गडोरा और पीपलकोठी मठ क्षेत्र में अतिवृष्टि और आसमानी आफत आई, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग जान जोखिम में डालकर टूटी सड़क को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि भनेर पानी में हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया था। पीपलकोठी बंद क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के कारण कई लोगों के घरों में मलबा भी घुस गया था, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशों पर मजदूर लगाकर प्रभावित लोगों के घरों से मलबा साफ करवाया गया। साथ ही प्रभावित लोगों के भोजन के लिए राहत शिविरों में निःशुल्क कैंटीन सुविधा भी शुरू की गई।
चमोली करंट हादसे में शहीद हुए होमगार्ड्स के आश्रितों को 30 से 30 लाख रुपए के चेक दिए गए। आपको बता दें कि 19 जुलाई को नमामि गंगे परियोजना में करंट हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें 3 होमगार्ड के जवान भी थे। तो देखिए, चमोली से करंट हादसे में शहीद हुए होमगार्ड के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। आपको बता दें कि 19 जुलाई को नमामि गंगे परियोजना में करंट हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसमें 3 होमगार्ड भी शामिल थे। 19 जुलाई 2023 को हमारे नमामि गंगे ट्रीटमेंट में हमारे 3 होमगार्ड्स रेस्क्यू टीम में शामिल थे और वो शहीद हो गए थे। उनके दाह संस्कार में सम्मिलित हुआ और मैंने जो जितने भी विभागीय देयक थे कि पैतृक गांव जाकर के वहीं पर उनको चेक दिया जाए, तो वो मैंने 21 तारीख को जाकर के वहाँ पे कल्याण कोष का चेक दिया था। इसके उपरांत हमारे कमांडेंट जनरल महोदय के निर्देशानुसार उनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह मुझे निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को, जिसमें 30 लाख रुपए निःशुल्क बैंक सैलरी में दे थे, 30 लाख रुपए, इसको साहू तुम तत्काल 10 डेज के अंदर इसको करवा दो। हमारे यहाँ पर सैलरी अकाउंट होते हैं, होमगार्ड के जो सैलरी अकाउंट है उसके उस बिहाफ पे देते हैं। अब होमगार्ड को जो सैलरी अकाउंट खुलता है सर, उस पर हम एक्सीडेंटली कुछ भी होता है तो उसको 30 लाख रुपए देते हैं। उसके चाइल्ड के अगर 22 साल से नीचे का बच्चा है उसके चाइल्ड के लिए, बेटी के लिए 4 लाख रुपये और बेटी के लिए 8 लाख रुपये और बेटी के लिए 4 लाख रुपये का हम अनुदान देते हैं सर। हमारे घर में आया, अच्छा मदद किया। हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। हमारे साहब अच्छे भी है, शहीद हो गई। हमारा आदमी इज्जत बहुत अच्छी हुई। खबर चमोली से है, जहां बीते दिनों बिरही से ऊपर जंगल में बादल फटा था, जिसमें नेपाली मूल के 2 व्यक्ति लापता हो गए थे। प्रभारी निरीक्षक कुलदीप रावत ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन गुमशुदा लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब बिरही गंगा के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसका एक पैर नहीं था। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने शव और मानव अंग कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है, जिसके चलते भाजपा ने देश प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है और उनके द्वारा किए गए कई कार्य काफी महत्वपूर्ण रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया और जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से हम तमाम पार्टी के भले ही लोग होंगे, लेकिन पूरा आज देश उनको याद कर रहा है। उनके किए गए जितने भी कार्य हैं, अब आप चाहे परमाणु विस्फोट की बात करें, चाहे यूएन में पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी में जाके वहाँ भाषण दिया हो, चाहे हमारे उत्तराखंड राज्य के निर्माण की बात हो, या फिर आप ये समझिए कि हमारे यहाँ औद्योगिक पैकेज देने की बात हो, जितना उनके बारे में कहा जाए वो थोड़ा है। उनको बहुत बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं। मैं उनको आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते ढेला नदी उफान पर है। इसके कारण नदी के आसपास के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। इसी बीच बीती रात एक 2 मंजिला मकान कुछ ही सेकंड में बराबर करके नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि रात 1:30 बजे हुए इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही बस्ती को खाली करा दिया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं बेघर हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है और जो भी उचित मुआवजा होगा इन्हें दिया जाएगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार में भी स्कूल, कॉलेज, मठ मंदिरों सहित प्रशासनिक भवनों में ध्वजारोहण किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के देहरादून मुख्यालय ने बहादुराबाद के निजी स्कूल में ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम किया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। मां सरस्वती स्कूल को केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया था, जिसमें एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया,
चित्रकला की प्रतियोगिता थी, बच्चों का भाषण प्रतियोगिता थी। अपने देश के जो अमर शहीद हैं उनकी वेशभूषा में, उनके प्रवेश में पूरे हमारे पास जो भादराबाद गांव है वहाँ से उस रैली को आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।